हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयारी कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी। इसी 21 को यानी कल कल ही आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास का, उसका पेपर है आपका कल। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। माता गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट जो ये परीक्षा दे रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास विषय के अंतर्गत, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं और आई होप आप पेपर अच्छा करके आएंगे। आज का जो पेपर है, जो हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो विश्व इतिहास से संबंधित है। जो आपका सेकंड पेपर है जो 23 तारीख को जिसका एग्जाम होने वाला है, और प्राचीन भारत से संबंधित मैं 4 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर उन्हें आप देख लें और अपनी तैयारी को जो है आप एक नया मोड़ दे सकते हैं, आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं उस मॉडल पेपर के द्वारा। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो दूसरा पेपर है इतिहास विषय का सेकंड पेपर, विश्व का इतिहास, उसका मॉडल पेपर फर्स्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलो आओ आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने है, पुनर्जागरण का संबंध किस संस्कृति से है? कौन सी संस्कृति है जिससे पुनर्जागरण का संबंध है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पुनर्जागरण हुआ कहाँ था। जैसा कि मैंने बताया, विश्व इतिहास की जो मैंने क्लासेस ली है उसमें अगर आपने पढ़ा है, उन क्लासेस को देखा है, तो मैंने उसमें बताया कि जो पुनर्जागरण जो है वो सबसे पहली बात तो किस महाद्वीप में हुआ? यूरोप महाद्वीप में हुआ। यूरोप महाद्वीप, विश्व इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से अधिकतर जो हमारे टॉपिक हैं वो यूरोप महाद्वीप से संबंधित ही हैं। तो पुनर्जागरण सबसे पहला टॉपिक है विश्व इतिहास का, और ये अपन ने पढ़ा था कि पुनर्जागरण का जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों वो लगभग 15वीं शताब्दी माना जाता है। 15वीं शताब्दी से ये स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ता है। और पुनर्जागरण जो है वो मुख्य रूप से जो है इटली, इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, वहां से पुनर्जागरण का स्टार्टिंग हुई थी। पुनर्जागरण का मतलब मैंने आपको बताया था पुनः जागना, यानी कि यूरोप के लोग जो है केवल धर्म के आडंबर और परंपराओं, रीतियों, कुरीतियों के अंदर फंस गए थे और उन्होंने मनुष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया था। यानी मानवतावादी जो सोच थी वो लोगों की खत्म हो चुकी थी। केवल और केवल बस धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जीवन जीने लग गए थे। और जो पादरी वर्ग था वो लोगों को बरगलाया करता था। वो चाहता था कि लोग शिक्षित ना हो, लोग किसी प्रकार से पढ़ लिख लेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर बात करें तो धर्म जो था वो बहुत ही आडंबरपूर्ण हो चुका था पुनर्जागरण से पहले। इसीलिए यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली से हुआ था। और इटली में मैंने आपको बताया था कि रोमन कैथोलिक चर्च है ना, जिस चर्च के अंदर जो पोप वर्ग है उसने जो है चर्च में बहुत सी बुराइयां फैला रखी थी। खुद का उनका जीवन भी बड़ा भ्रष्ट था, नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से दुनिया भर के दोष थे उनके अंदर, कमियां थी उनके अंदर। इसलिए जो है यूरोप के जो लोग हैं वो पुनर्जागृत हुए। बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस आंदोलन में, इस पुनर्जागरण के अंदर भाग लिया था। उन्हीं बुद्धिजीवियों ने, उन्हीं लोगों ने यूरोप में एक पृष्ठभूमि तैयार की थी कि लोगों को किस प्रकार से जागृत किया जाए। और जब लोग जागृत हो गए, कला, संस्कृति, इतिहास, अपने धर्म के विषय में सही बातें हैं वो जब जानने लगे लोग, तो वो अपने आप को पुनर्जागृत हो गए। इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया। लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे और अपनी संस्कृति को जानने लगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से बदलाव हुए। तो ये जो है कहाँ हुआ? पुनर्जागरण यूरोप में हुआ। और यूरोप के भी किस शहर से? इटली। इटली जो देश है वहाँ एक शहर है फ्लोरेंस नगर, उस फ्लोरेंस नगर से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि फ्लोरेंस जो नगर था इटली का, वहाँ पर बहुत से विद्वान रहा करते थे। जैसे दांते है, बोकाचियो है, मैकियावेली है ना, ये सारे साहित्यकार जो है ये अपने साहित्यिक ग्रंथों के अंदर इन्होंने लोगों को जो है राष्ट्र प्रेम की भावना भर दी थी लोगों के अंदर। इसीलिए जो है इटली सबसे पहले जागृत हुआ था। ठीक है, तो पुनर्जागरण का संबंध किससे है? रोम से। रोम यानी इटली, इटली का शहर है रोम, इसलिए रोमन। और रोमन कैथोलिक चर्च जो है, मैंने आपको बताया था कि चर्च में बुराइयां फैल गई थी, तो जो कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च, वो भी रोम और इटली से ही संबंध था उसका। और पुनर्जागरण का संबंध भी कहाँ से है? रोम से, यानी रोमन कैथोलिक चर्च में बदलाव को लेकर के, और रोम से इसका प्रारंभ जो शुरुआत है मानी जाती है। तो इसीलिए पुनर्जागरण का संबंध जो है वो किस संस्कृति से होगा? रोमन संस्कृति से होगा, है ना। अदर अदर देखो ऑप्शन, चीनी संस्कृति, चीन में थोड़ी हुआ है पुनर्जागरण। ग्रीक, ग्रीक यानी कि उत्तरी जो यूरोप वाला पार्ट है उसको ग्रीक बोलते हैं। उसके अलावा भारतीय, भारत में तो मतलब ही नहीं है ना। भारत में पुनर्जागरण हुआ था तो वो राजा राम मोहन राय के समय में 1815-1820 के लगभग हुआ था। ठीक है, तो ये तो 1453 के अंदर, अगर आपने क्लास ली हो उसमें देखा होगा, 1453 के अंदर ही जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ होना शुरू हो गया था और आगे बढ़कर फिर 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये चला था। ठीक है, तो रोमन जो स्थान है, जो रोमन संस्कृति है, जो ईसाई परंपरा है, संस्कृति है, इससे संबंध है किसका? पुनर्जागरण का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न देखो क्या है? पुनर्जागरण का केंद्र, पुनर्जागरण का केंद्र इटली के किस शहर को माना जाता है? ये लो, अभी मैंने जस्ट ही बताया और अभी आपके सामने आ गया कि पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो इटली का कौन सा शहर माना जाता है, यानी किस शहर से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया, फ्लोरेंस नगर जो है, इटली का जो फ्लोरेंस नगर है, वहां से पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। और इस शहर से आरंभ इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फ्लोरेंस नगर है
विद्यार्थियों, जो फ्लोरेंस नगर है इटली का, वहाँ पर वो विद्वानों का शरण स्थली थी। वहाँ पर एक परिवार था मेडिची परिवार। वो मेडिची परिवार जो था वो विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को संरक्षण दिया करता था। इसीलिए जो बुद्धिजीवी हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो साहित्यकार हुए हैं, अधिकतर कलाविद जो हुए हैं, वो सभी कहाँ से थे? फ्लोरेंस नगर से थे। और फ्लोरेंस नगर से होने की वजह से जो है पूर्ण जागरण का जो केंद्र था, वो क्या था? फ्लोरेंस था, क्योंकि उन्होंने अपने साहित्यों के अंदर जो है, साहित्यों के द्वारा और साहित्यों में बहुत से लेख लिख करके लोगों को क्या किया था? जागरूक किया था और लोग जागृत हो गए थे। ठीक है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा 4 नंबर फ्लोरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, वाणिज्यिक क्रांति से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? देखो आपके सामने शब्द है वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति की बात हो रही है कि वाणिज्यवाद, ऐसा समय जब वाणिज्यवाद शुरू हो गया था, कहाँ पर? यूरोप के अंदर, यानी कि लगभग 16वीं 17वीं सदी का जो टाइम है, 16 से 18वीं सदी तक वैसे मानते हैं वाणिज्यवाद का टाइम मानते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वाणिज्यवाद कहते किसे हैं। वाणिज्यवाद का अर्थ है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, अपने उपनिवेश बनाना। अब आप पूछोगे सर उपनिवेश क्या होते हैं, तो अब सब चीजें तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं जरूर बताना चाहूंगा। क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आए। तो वाणिज्यवाद का अर्थ होता है कि एक मातृ देश जो है, यानी कि मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक देश है, और ब्रिटेन जो देश है वो भारत से व्यापार वाणिज्य करता है, और ब्रिटेन कच्चा माल प्राप्त करता है भारत से, और अपनी फैक्ट्रियों में पका करके और वापस भारत में ले जाके बेच देता है। तो इसको उपनिवेश बोलते हैं, ये उपनिवेश होते हैं, यानी कि ऐसे स्थान जहां से कच्चा माल कम कीमतों पर प्राप्त किया जाए और उसे अपनी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बना करके, पका करके वापस उसी जगह पर महंगी कीमत पर बेच दिया जाए, वो उपनिवेश होते हैं। तो जो देश अपने अंडर में उपनिवेश रखता है, वो देश क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं अपने उपनिवेशों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करूं और पैसे कमाऊं, व्यापार के ऊपर अधिकार स्थापित कर लूं। तो इसी को बोलते हैं वाणिज्यवाद, यानी कि व्यापार के ऊपर एकाधिकार स्थापित कर लेना, व्यापारिक जगत के अंदर अपना एकत्व स्थापित कर लेना ही वाणिज्यवाद कहलाता है। और अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक जो है धन कमाने की जो लालसा है, वही वाणिज्यवाद कहलाती है। तो वाणिज्यिक जो क्रांति है यूरोप के अंदर लगभग 16वीं सदी में ये प्रारंभ हुई थी, और इस समय में यूरोप के जितने भी देश थे, वो सब चाहते थे कि हमारे उपनिवेश होने चाहिए, और हम ऐसे स्थान हमारे अंडर में होने चाहिए कि जहां से हम कच्चा माल सस्ते में खरीदें और अपना पकाकर फैक्ट्रियों में महंगा करके वहां पर बेचें। समझ रहे हो? सीधी भाषा के अंदर ये बात है। तो ये वाणिज्यवाद था। अब देखो प्रश्न यहाँ क्या है, वाणिज्यिक क्रांति से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? अर्थव्यवस्था, पैसा, रुपया पैसा, यानी अर्थव्यवस्था कौन सा जो क्षेत्र था उससे उसमें प्रगति हुई थी वाणिज्यवाद के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया अभी अभी जस्ट ही कि रुपए पैसे की बात हो रही है, और रुपया पैसा कहाँ जमा होता है? आपका बैंक में जमा होता है। ठीक है? तो वाणिज्यिक क्रांति से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रगति है वो बैंकिंग प्रणाली के अंदर हुई थी। क्योंकि आपको पता है वाणिज्यवाद जब होगा, व्यापार वाणिज्य जब बढ़ेगा, तो लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को धन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और अपने पैसे जब उनके पास आए तो उसको जमा भी करना पड़ेगा। तो बैंकिंग व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आ गया वाणिज्यवाद के अंतर्गत, ताकि अपना पैसा वो वहां पर रख सके, सेव कर सके, सेव कर सके, और जरूरत पड़ने पर ऋण भी ले सके, उधार भी ले सके। ठीक है? तो सही उत्तर क्या होगा? बैंकिंग और वित्त प्रणाली। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है विद्यार्थियों। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट सुधार। प्रोटेस्टेंट सुधार का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? प्रोटेस्टेंट सुधार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए नाम से मालूम चल रहा है प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट जो शब्द है विद्यार्थियों, जो प्रोटेस्टेंट शब्द है वो प्रोटेस्ट से बना है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेंट किससे बना है? प्रोटेस्ट से बना है, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। प्रोटेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट शब्द का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है? आंदोलन करना। तो आंदोलन से ही प्रोटेस्टेंट बना है। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि प्रोटेस्टेंट सुधार का आरंभकर्ता किसे माना गया है, यानी कि ये जो आंदोलन था प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, ये किसने प्रारंभ किया था यूरोप के अंदर? तो देखो 4 नाम आपके सामने हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति है, और इन्होंने ही जो है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का बोलबाला था विद्यार्थियों, जैसा कि हमने धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत पढ़ा था कि रोमन कैथोलिक चर्च का बोलबाला था, और पोप पादरी वर्ग जो था वो सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राजनीति के ऊपर भी उन्होंने पूरा अधिकार कर रखा था, और अपनी मनमानी वो किया करते थे। बहुत से चारित्रिक और नैतिक दोष थे उनके अंदर, और उसके चलते उन्होंने जो है धर्म को एक आडंबर का रूप दे रखा था। ठीक है? तो उसी आडंबरों को, उन रूढ़ियों को, परंपराओं को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति, जर्मनी का व्यक्ति उभर करके सामने आया, और उसका नाम था मार्टिन लूथर। इसी को जो है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है
किस यूरोपीय देश ने अमेरिका में पहली सफल कॉलोनी स्थापित की थी? देखिए, यूरोपीय देश ने अमेरिका में पहली सफल कॉलोनी स्थापित की थी। सफल कॉलोनी की बात हो रही है। कॉलोनी यानी कि एक ऐसा स्थान, आप उसको उपनिवेश भी बोल सकते हो। यहाँ पर कॉलोनी नाम आया है ना, तो कॉलोनी को आप जो है उपनिवेश भी बोल सकते हो। उपनिवेश, उपनिवेश क्या होते हैं अभी मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कौन सा यूरोपीय देश है जिसने अमेरिका के अंदर कॉलोनी यानी कि अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर देश चाहता था, यूरोप कंट्री का हर देश चाहता था कि हमारा एक उपनिवेश होना चाहिए। तो यूरोप के बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की थी अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में ही सबसे पहले उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जिसने अमेरिका के अंदर उपनिवेश स्थापित किए थे? हालांकि 13 कॉलोनियां बनाई थी यूरोप वासियों ने। 13 कॉलोनियां अमेरिका के अंदर जब उपनिवेश उन्होंने बनाने शुरू किए तो 13 कॉलोनियां या 13 बस्तियां वहां पर बसाई थी। तो वो जो बस्तियां हैं, वो पहली बस्ती जो है वो किसने बसाई थी, ये प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या होगा? स्पेन। यूरोप का स्पेन जो देश है उसने सबसे पहले अमेरिका के अंदर जाकर के पहली कॉलोनी अपनी स्थापित की थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्यों स्थापित करी इन्होंने कॉलोनी? ताकि ये अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित कर पाए, अपना उपनिवेश बना सके अमेरिका को, और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसीलिए वहां पर अपनी कॉलोनी या उपनिवेश स्थापित किया था यूरोप में, यूरोप वालों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ जो क्या कहलाता था? औद्योगिक क्रांति, यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। उद्योग धंधों के अंदर प्रसार होने शुरू हो गए थे। तो उसके तहत जो श्रमिक वर्ग उदय हुआ, देखिए औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति हो रही है तो उद्योग धंधों क्या होगा? विस्तार होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, फैक्ट्रियां कंपनियां लगेगी नई नई। तो श्रमिक वर्ग भी क्या होगा? बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी श्रमिक वर्ग की भी। तो यूरोप में जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां, व्यापार वाणिज्य जब खुला, उद्योग धंधे विकसित हुए, तो श्रमिकों की आवश्यकता हुई और एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को जो है रोजगार मिला। लेकिन जो यूरोप के जो देश थे, उनका जो समाज था विद्यार्थियों, वो दो भागों के अंदर बट गया। और वो दो भाग कौन से थे? एक तो अमीर वर्ग था और एक गरीब वर्ग था। यहाँ प्रश्न ये है कि श्रमिक वर्ग जो उस समय पनपा, उस श्रमिक वर्ग को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न ये है कि श्रमिक वर्ग को क्या कहेंगे? देखिए, जो पैसे वाले थे वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग यानी पैसे वाला, अमीर वर्ग, जिसका संसाधन के सभी सभी संसाधनों पर यानी फैक्ट्रियों पर और जितने भी संसाधन हैं जो प्रकृति में मौजूद है, उन सब के ऊपर किसका आधिपत्य था? पूंजीपति लोगों का, यानी जिनके पास पैसा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सब था उस समय। जिसके पास पैसा था उसका सब पे अधिकार था। लेकिन श्रमिक वर्ग जो गरीब था बेचारा, जिसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं थी, रुपया पैसा नहीं था, वो तो किसी कंपनी में जाकर ही काम करेगा। तो यहाँ प्रश्न है कि श्रमिक वर्ग जो का जो उदय हुआ, उस श्रमिक वर्ग को किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग, उस समय श्रमिक वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर याद कैसे करें सर्वहारा? तो ऐसे याद रखना, देखो सर्वहारा, सर्वहारा यानी सभी से हारा। सभी से कौन हार गया? सभी से हारा, ऐसे याद रखना भाई। ठीक है, सर्वहारा शब्द अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखना, सर्वहारा यानी सभी से हारा। कौन हारा? श्रमिक हारा। श्रमिक हार गया बेचारा। सब पूंजीपतियों से, पैसे वाले लोगों के सामने गरीब लोग हार जाते हैं, तो ये श्रमिक वर्ग जो था वो हार गया बेचारा। तो सर्वहारा, सभी से हारा। कौन हारा? श्रमिक हार गया। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग को क्या कहते थे? सर्वहारा कहा करते थे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखो, 1789 में एस्टेट जनरल के आयोजन से पहले कौन सी घटना घटित हुई? 1789 में एस्टेट जनरल के आयोजन से पहले कौन सी घटना घटित हुई? विद्यार्थियों, अब देखो आपके सामने चार ऑप्शन है। टेनिस कोर्ट की शपथ, लुई सोल्वे की मृत्यु, मनुष्य को अधिकार पत्र प्रदान करना, या फिर बास्तिल दुर्ग का पतन। ये आपके सामने ऑप्शन है चार। तो बताओ एस्टेट जनरल के आयोजन से पहले, एस्टेट जनरल क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए, दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए, एस्टेट जनरल क्या है एक्चुअली। एस्टेट जनरल एक तरह से एक सभा है, एक सभा बुलाई गई थी, और उस सभा के अंदर जो है 3 एस्टेट यानी 3 वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। अगर आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये शब्द एस्टेट जनरल। फ्रांस की क्रांति अगर आपने पढ़ी है 1787 से 1799 के समय में, ये जो क्रांति है ये हुई थी। एस्टेट जनरल 1789 में एस्टेट जनरल की अपन बात कर रहे हैं। तो एस्टेट जनरल के लेकर के आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस जो था वो 3 एस्टेट के अंदर बट गया था, यानी कि 3 वर्गों के अंदर फ्रांस बटा हुआ था। इसमें पहला वर्ग जो है वो पादरी वर्ग था, और दूसरा वर्ग जो है वो कुलीन वर्ग था यानी शाही वर्ग था, और तीसरा वर्ग जो है वो थर्ड एस्टेट था, यानी जिसके अंदर श्रमिक और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग थे। तो इन तीनों को लेकर के सभा आयोजित की गई थी। उस सभा को जो है एस्टेट जनरल कहा जाता है। तो इस सभा से पहले कौन सी घटना घटी थी, ये बात हो रही है। तो देखिए, एस्टेट जनरल के आयोजन से पहले जो घटना घटित हुई विद्यार्थियों, वो थी टेनिस कोर्ट की शपथ। वो क्या थी? टेनिस कोर्ट की शपथ थी, जो कि 20 जून 1789 को हुई थी। टेनिस कोर्ट में जाकर के एक लोगों ने जो है वहां इकट्ठे हुए, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठे हुए, और वहां इकट्ठे होकर के उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम जो है फ्रांस को स्वतंत्र करवाएंगे, फ्रांस को जो है एक तरह से गणतंत्र बनाएंगे, यहाँ पर हम हमारा संविधान लिखेंगे, हम संविधान बनाएंगे देश का,
और एक गणतंत्र या जनतंत्र की स्थापना करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसी उन्होंने शपथ ली थी। तो सही उत्तर क्या होगा? टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, और 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों की आतंक के शासनकाल के दौरान कट्टरपंथी जैकोबिन्स का नेता कौन था? आतंक के शासन के दौरान कट्टरपंथी जैकोबिन्स का नेता कौन था? विद्यार्थियों, जैकोबिन्स का नाम आते ही ये इस प्रश्न है, ये भी आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। और फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है लोगों ने राजा का विरोध कर दिया था, राजा का विरोध करके राजा को समाप्त कर दिया था। और राजा को जब समाप्त कर दिया गया, तो जैकोबिन्स क्लब का एक व्यक्ति जो लोगों के बीच में एक नेता के रूप में उभर कर सामने आया था, उस नेता का क्या नाम था? यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। जैकोबिन्स क्या एक्चुअल में क्लब था। इस नेता ने, इस व्यक्ति ने अपने भाषणों से, अपने उत्तेजक भाषणों से फ्रांस की जनता को अपनी तरफ कर लिया था, और इसने जो है एक क्लब खोला जिसका नाम रखा जैकोबिन्स क्लब, और इस क्लब में बहुत से लोगों को जोड़ा और खुद उसका नेता बन के बैठ गया। तो ये कौन था? ये था विद्यार्थियों आपके सामने चौथा ऑप्शन, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो है वो जैकोबिन्स क्लब का नेता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फ्रांस में 1848 की क्रांति के दौरान किस राजनीतिक विचारधारा ने प्रभावित किया था? 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी विद्यार्थियों, तो उस क्रांति के अंदर कौन सी राजनीतिक विचारधारा थी जो बढ़ चढ़ के सामने आई थी? उदारवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद या रूढ़िवादिता? देखिए, रूढ़िवादिता ये तो नहीं हो सकता। रूढ़िवादिता कैसे भाई? नए जमाने का टाइम है, नए जो है यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो चुका है, तो रूढ़िवादिता को तो उन्होंने छोड़ दिया था। अधिनायकवादिता, अधिनायकवादिता की भी बात नहीं है। उदारवाद या समाजवाद, दोनों में से एक होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? समाजवाद। क्योंकि फ्रांस की बात हो रही है, और फ्रांस की जो क्रांति है विद्यार्थियों, उस क्रांति में सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी कि भाई समाज के अंदर एक रूपता नहीं थी। अपन ने बात की ना 3 एस्टेट की, 3 एस्टेट, यानी समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण वर्ग, पादरी वर्ग जिसको अपन कहते हैं, दूसरा शाही परिवार के कुलीन लोग थे, राजा वर्ग, राजा और उसके परिवार उसमें शामिल था, और तीसरा थर्ड एस्टेट के लोग थे जिनके पास रुपया पैसा नहीं था और वो गरीब थे, निम्न वर्गीय परिवार से संबंधित थे। तो इसी समाज में एक संतुलन स्थापित करने के लिए क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था। तो सबसे बड़ी बात, कौन सी विचारधारा प्रभावित होगी? समाजवाद इसके अंदर प्रभावित होगा, यानी समाज में एक रूपता लानी है, कोई वर्ग विशेष नहीं होना चाहिए, पूरा समाज जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने, स्क्रीन पर 10वां प्रश्न आपके सामने देखो। इटली में एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? एकीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई साम्राज्य बिखरा हुआ है, खंडित हुआ है, तो उसको मिला करके एक करना, उसको एकीकरण बोलते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में राजतंत्र था, राजा का शासन था, अलग अलग जगह पर किसी देश के अलग अलग हिस्सों पर राजा शासन किया करते थे। और अब जब राजा का शासन खत्म हो गया और राजा के सामंतों का भी शासन खत्म हो गया, तो क्या करें? तो फिर पूरे उस देश को किस तरह से उसके सारे प्रांतों को मिला करके एक देश बनाया जाए, उसी को एकीकरण बोलते हैं। ठीक है, सरल भाषा के अंदर। तो इटली का जो एकीकरण है, जो कि 1815 से शुरू हुआ था, लगभग 1870 तक चला था, तो इस इटली के एकीकरण के अंतर्गत जो है, एकीकरण का जनक किसको कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने बढ़ चढ़ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरा था और इटली के लोगों को जागरूक किया था, अपने साहित्य के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? इटली के एकीकरण का जनक किसे कहेंगे हम? जूसेफ मेजिनी। जूजेफ मेजिनी जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने इस आंदोलन को एक आंदोलन प्रज्वलित कर दिया था इटली के लोगों के अंदर। इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया था, लोगों को जागरूक कर दिया था कि अब हमें जो है इटली का एकीकरण कर देना चाहिए। क्योंकि इटली जो है वो इटली के ऊपर, इटली एक्चुअल में कोई एक देश नहीं था, इटली पूरा विखंडित था। इटली के कुछ हिस्से हैं उनके ऊपर फ्रांस का अधिकार था, कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर पोप शासन कर रहे थे, है ना, धर्माधिकारी पोप का राज था। और कुछ हिस्से हैं जो एक दो राजा, जो विक्टर एमेनुअल है, ये सार्डिनिया पीडमांड वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर ये विक्टर एमेनुअल शासन कर रहा था। तो इस तरह से जो इटली जो था वो खंडित था। तो उस खंडित इटली को एक देश बनाने के लिए जो एक प्रण किया था, कोशिश की थी सबसे पहले, वो किसने की थी? जूसेफ मेजिनी ने की थी। इसीलिए इटली के एकीकरण का जनक कौन कहलाता है? जूसेफ मेजिनी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण के साथ ही जर्मनी का एकीकरण चलता है। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय, जब देखो इटली के एकीकरण में जो प्रारंभ है, इटली के एकीकरण का प्रारंभ जो है वो जूसेफ मेजिनी ने किया था। तो उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने ओटो वन बिस्मार्क का नाम आना चाहिए। ओटो वन बिस्मार्क ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये लो देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या है? संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से एक देश द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसाधनों का दोहन, संसाधन यानी कि हमारे आसपास रिसोर्सेज जितने भी हैं, जैसे कोई खान हो गई, कोई जल का स्रोत हो गया, ये सारे संसाधन है, यानी कि रीयूजेबल, ऐसे साधन जिनको हम रीयूज कर सके, बार बार उपयोग में ला सकें, वो संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधनों का दोहन के उद्देश्य से एक देश द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण, एक देश दूसरे देश के ऊपर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर रहा है और राजनीतिक रूप से भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है?
देखिए ऑप्शन आपके सामने, विस्तारवाद, अलगाववाद, उदारवाद या उपनिवेशवाद। पहले हम बात कर चुके हैं उपनिवेशवाद की, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, आर्थिक रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और उस देश के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और अपना कच्चा माल वहां से, उस देश से अपना कच्चा माल प्राप्त करता है और अपनी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में पका करके उस माल को वापस उसी देश में बेच देता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? उपनिवेशवाद। ठीक है, क्योंकि देखो संसाधनों के दोहन, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो मातृदेश उसको हम क्या बोलेंगे? मातृदेश बोलेंगे। यानी कि जो देश नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है वो कहलाएगा मातृदेश, और जिसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रहा है वो क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उपनिवेशवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने। ओटोमन साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में था? ओटोमन साम्राज्य, विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, ओटोमन साम्राज्य जो कि पूर्वी यूरोप के पूर्वी भाग में फैला हुआ साम्राज्य था, और तुर्की साम्राज्य भी हम इसको कह सकते हैं, जिसे हम ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, यानी कि मध्य एशिया के आसपास का जो साम्राज्य था उसी को हम ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि ओटोमन साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में था? मंगोल साम्राज्य, बांजेटाइन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य या रोमन साम्राज्य? तो मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया के अंदर जो ओटोमन साम्राज्य का विस्तार था, और बांजेटाइन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम थी, साथ ही रोम के अंदर बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी जो कि कुस्तुंतनिया थी, और कुस्तुंतनिया के ऊपर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। 1453 की बात है, 1453 के अंदर जो है कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तुर्कों ने जो है आक्रमण कर दिया था, और कुस्तुंतनिया से यूरोप वाले जो है कुस्तुंतनिया से होते हुए, यानी तुर्की से होते हुए भारत आया करते थे, एशिया आया करते थे, तो उस रास्ते को जो है बंद कर दिया था। ओटोमन साम्राज्य वाले लोगों ने रोक दिया था उस रास्ते को, इसीलिए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, है ना? तो वो बात कब की थी? 1453 की थी। तो ओटोमन साम्राज्य से पहले किसका साम्राज्य विस्तार था? बांजेटाइन साम्राज्य। कुस्तुंतनिया पर बांजेटाइन साम्राज्य, यानी कि जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते हैं, यूरोप में जो पूर्वी हिस्सा यूरोप का, तो पूर्वी हिस्सा कौन सा है? तुर्की वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है। तो वहां पर जो साम्राज्य का विस्तार था उसको हम बांजेटाइन साम्राज्य बोलते हैं, या पूर्वी रोमन साम्राज्य भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो कुस्तुंतनिया पर पहले किसका अधिकार था? बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुंतनिया, और उसके ऊपर जो है बांजेटाइन साम्राज्य का अधिकार था, पूर्वी रोमन साम्राज्य रोम का अधिकार था। लेकिन बाद में ओटोमन साम्राज्य वाले लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, और हमला करके जो है बांजेटाइन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और कुस्तुंतनिया पर किसका अधिकार हो गया? ओटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न देखो क्या है, ओटोमन साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य था? तो पहले कौन सा था? बांजेटाइन साम्राज्य था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। 14वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न कह रहा है, ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध सर्बिया के विद्रोह के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ सर्बिया वालों ने विद्रोह कर दिया था, तो उसके पीछे कारण क्या था? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्बिया है कहाँ। सर्बिया जो है विद्यार्थियों, यूरोप का जो पूर्वी भाग है, यूरोप का पूर्वी और दक्षिणी जो भाग है वो सर्बिया कहलाता है। ठीक है, और सर्बिया में विद्रोह हो गया था, क्यों हो गया था? क्योंकि ओटोमन साम्राज्य के लोग जो थे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ओटोमन साम्राज्य की, ओटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की साम्राज्य, और तुर्की साम्राज्य के अंदर जो है विद्यार्थियों धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा वो लोग कट्टर थे। ये हमें समझ पता है, ये चीज हमें मालूम है कि धर्म को लेकर के तुर्की साम्राज्य के लोग जो थे, ओटोमन साम्राज्य के लोग थे, वो बहुत ज्यादा कट्टर थे। तो सर्बिया के विद्रोह का कारण क्या था? सर्बिया के विद्रोह का कारण जातीय और धार्मिक स्वतंत्रता थी। ये सबसे बड़ा कारण था सर्बिया के विद्रोह का, जातीय और धार्मिक रूप से और जातिगत रूप से वो क्या चाहते थे? स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, और चूंकि देखिए ये सर्बिया जो है, मैंने आपको बताया कि दक्षिणी और पूर्वी यूरोप की बात हो रही है, और दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के पूर्व वाला जो हिस्सा है वो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ सर्बिया वालों ने विद्रोह कर दिया था। इसका कारण यही था कि जातिगत रूप से और धार्मिक रूप से वो क्या चाहते थे? स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रीमिया युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? आपके सामने प्रश्न आ रहा है, क्रीमिया युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्रीमिया का युद्ध जो है वो हुआ क्यों था। क्रीमिया का युद्ध जो है विद्यार्थियों, वो दो पक्ष बन गए थे। एक तरफ तो रूस था, अब क्रीमिया है कहाँ ये भी पता होना चाहिए हमें, एक्चुअल में क्रीमिया कहाँ है। क्रीमिया जो है विद्यार्थियों ये भी आपके पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि रूस के आसपास का जो इलाका है ना, वही क्या है? क्रीमिया है। तो क्रीमिया युद्ध का कारण क्या था? क्रीमिया युद्ध का कारण विद्यार्थियों सबसे बड़ा कारण तो यही था कि काला सागर और डार्डेनल्स पर नियंत्रण, ये इसका आंसर है, काला सागर और डार्डेनल्स। ठीक है, काला सागर और डार्डेनल्स पर नियंत्रण, यानी कि रूस चाहता था कि काला सागर, क्यों काला सागर के आसपास वाला हिस्सा है, तो रूस चाहता था काला सागर और डार्डेनल्स के ऊपर मैं अधिकार कर लूं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस है, आपके सार्डिनिया है, ब्रिटेन है, तुर्की है, ये देश चाहते थे कि हम अधिकार कर लें काला सागर और डार्डेनल्स के ऊपर। ठीक है, तो बस यही प्रतिस्पर्धा थी इनके अंदर कि रूस, एक तरफ तो रूस था और एक तरफ आपके सार्डिनिया है, फ्रांस है, तुर्की है, ब्रिटेन है, ये सब लोग थे। तो ये चाहते थे कि हम उस क्षेत्र पे अधिकार कर लें, उस सागर वाले, काले सागर वाले क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लें। तो इसके काले सागर और डार्डेनल्स के नियंत्रण के ऊपर, कंट्रोल को लेकर के जो है प्रतिस्पर्धा थी, और इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो है वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, वाह बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखो
सप्तवर्षीय युद्ध की बात हो रही है। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 तक चला था। 6-7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक ये युद्ध चले थे, इसीलिए इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध रख दिया गया है। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए थे। सप्तवर्षीय युद्ध है जो विद्यार्थियों, तो किसके बीच में हुए थे? थोड़ा-सा ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध जो है विद्यार्थियों, किसके बीच में हुए थे? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए थे। 7 वर्ष तक चले थे, 1757 से 1763 तक, इसीलिए इनको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में देखो इसको किस नाम से जानेंगे? फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध। उत्तरी अमेरिका में इसको फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुए थे। और विद्यार्थियों, ये जो युद्ध है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होने वाले, तो इन युद्धों के अंदर सबसे बड़ा कारण ये था कि फ्रांस और आपके ब्रिटेन दोनों ही जो है वो अमेरिका के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। पहले भी अपन ने बात करी थी उपनिवेशों की, तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी कि दोनों में से जो है कौन अपने उपनिवेश अमेरिका में स्थापित करेगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर के, उपनिवेशों को लेकर के ही जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है युद्ध हुए थे, जिसको हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। इसके अंदर फ्रांस की पराजय हो गई थी और फ्रांस के जो उपनिवेश है उनके ऊपर ब्रिटेन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका के अंदर जो है इन युद्धों को क्या कहते हैं? फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य में प्रशासनिक भाषा, ऑटोमन साम्राज्य में प्रशासनिक भाषा क्या थी? ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की साम्राज्य की बात हो रही है, तो विद्यार्थियों भाषा भी कौन सी होगी? तुर्की ही होगी, बिल्कुल सही जवाब। ऑटोमन साम्राज्य की भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ब्रिटेन, ब्रिटेन वह ब्रिटिश नेता जिसने इटली के एकीकरण का समर्थन किया था। ब्रिटिश नेता यानी ब्रिटेन का एक ऐसा नेता जिसने इटली के एकीकरण को लेकर के समर्थन किया था, तो वो व्यक्ति कौन है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? वह व्यक्ति है बेंजामिन डिज़राएली। बेंजामिन डिज़राएली जो है, इसने जो है विद्यार्थियों क्या किया था? इटली के एकीकरण के लिए इसको समर्थन किया था। और बेंजामिन डिज़राएली जो है वो उस समय में क्या थे? इटली के एकीकरण के समय बेंजामिन डिज़राएली जो है वो एक्चुअल में प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? यूके के, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने समर्थन दिया था कि हाँ भाई इटली का एकीकरण जो है होना चाहिए। इटली के एकीकरण का टाइम क्या है? इटली के एकीकरण का समय क्या है विद्यार्थियों? 1815 से 1870, 1870-71 तक जो है इटली का एकीकरण चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा द्वीप नेपोलियन के निर्वासन के अंतिम स्थान के रूप में, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप स्थान समझना है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। स्थान, ये स्थान है। कौन सा द्वीप नेपोलियन के निर्वासन के अंतिम स्थान के रूप में जाना जाता है? कोर्सिका, ग्वाडेलोप, एल्बा या सेंट हेलेना? तो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों हमारे सामने सेंट हेलेना। सेंट हेलेना जो द्वीप है, द्वीप यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी भरा हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेपोलियन जो है विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, नेपोलियन जो 1815 के अंदर नेपोलियन का वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन का अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं वाटरलू का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर नेपोलियन हार गया था और हार करके जो है, हारने के बाद में उसको जो है सेंट हेलेना भेज दिया गया था। ऐसा द्वीप है ये जहां पर जो है कैदियों को या युद्ध बंदियों को इस द्वीप पर रखा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी पार्ट है वहां पर ये सेंट हेलेना द्वीप है, निर्वासित द्वीप है, यानी कि वहां पर केवल युद्ध बंदियों और कैदियों को ही रखा जाता है। तो नेपोलियन का जो अंतिम समय था विद्यार्थियों, वो कहां बीता था? सेंट हेलेना द्वीप पर बीता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा देश वीना कांग्रेस वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं था? वीना कांग्रेस, अब सबसे पहले मस्तिष्क में आपके यह आना चाहिए कि एक्चुअल में वीना कांग्रेस क्या होती है। क्या है वीना कांग्रेस? क्या वर्तमान में जो पार्टी भारत में कांग्रेस नाम से है वो, उस कांग्रेस का संबंध है कोई? देखिए, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है सम्मेलन। कांग्रेस शब्द का ही अर्थ क्या है? सम्मेलन है, यानी कि सम्मेलन को बुलाना ही कांग्रेस है। तो वीना कांग्रेस एक्चुअल में यूरोप की अपन बात कर रहे हैं, और यूरोप में मैंने आपको बताया कि यूरोप की राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल चली थी, और इस उथल पुथल की वजह से यूरोप जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। तो इस यूरोप की उथल पुथल और आंतरिक अशांति को कम करने के लिए जो एक सम्मेलन बनाया गया, उसको बोलते हैं वीना कांग्रेस। और वीना कांग्रेस के अंदर जो है विद्यार्थियों, बहुत से देश इसमें शामिल हुए थे, और उन देशों ने जो है इसकी सदस्यता ली थी। वहां पर काफी विचार विमर्श हुआ कि भाई किस तरह से जो फ्रांस में जैसे युद्ध हुए थे, फ्रांस के युद्ध है, सप्तवर्षीय युद्ध है, ये सब चीजें, इन सब चीजों से नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट है, उसकी गतिविधियां है, तो इन सब चीजों से जो है यूरोप महाद्वीप के अंदर बहुत सी उथल पुथल हुई थी। और उस उथल पुथल राजनीतिक अशांति को कम करने के लिए वीना कांग्रेस यानी एक सम्मेलन बनाया गया, सम्मेलन का गठन किया गया, और यूरोप के सभी देशों को इस सम्मेलन में शामिल किया गया, और वार्ता की गई, बैठ करके बातचीत, विचार विमर्श किया गया कि भाई यूरोप को जो है किस तरह से मजबूत बनाया जाए, और जो एक विघटन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसको किस तरह से कम किया जाए, और एक शांति स्थापित की जाए महाद्वीप के अंदर। तो इसके लिए वीना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें सभी देशों ने लगभग भाग लिया था। एक देखो अटपटा शब्द आपको यहाँ पे लग रहा होगा, ओटोमन साम्राज्य। तो ये क्यों आएंगे भाई, ये तो तुर्की साम्राज्य है ना, ये लोग क्यों आएंगे वीना कांग्रेस में? तो ओटोमन साम्राज्य जो है, ये तो साम्राज्य था, ये कोई देश नहीं था। ओटोमन साम्राज्य में तो बहुत सारे देश आ सकते हैं, तो ये तो साम्राज्य था बहुत बड़ा सारा। तो ये एक अटपटा शब्द है, इसका कोई लेना नहीं है। तो वीना कांग्रेस वार्ता में जो शामिल नहीं था वो कौन है? ओटोमन साम्राज्य है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों आज के महत्वपूर्ण
20% थे विश्व इतिहास के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने पुस्तकें पढ़ी है, किताबों का अध्ययन किया है, तो बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको कुछ बताने की, कि आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए और आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी नए नोटिफिकेशन आए तो आपको सूचना मिल जाए और आप वीडियो देखकर उसका लाभ ले सकें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।